नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की इकाई 3 के 30 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न नंबर 1, गद्य क्या है? उत्तर, गद्य का अर्थ बोलना या कहना होता है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य का प्रारंभिक रूप बोलचाल का रूप है। गद्य का प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। वर्तमान में गद्य साहित्य की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे कविता में छंद, ताल, लय, तुकबंदी होती है, उस तरह गद्य में यह सब चीजें नहीं होती। गद्य में कोई विचारपूर्ण और वाक्यों से बंधी रचना होती है। गद्य मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य स्वभाव से कविता नहीं कहता, लेकिन गद्य वह स्वाभाविक रूप से बोलता है। तो गद्य का प्रारंभिक रूप बोलचाल का रूप है। पहले गद्य साहित्य के रूप में नहीं मिलता था। गद्य में कोई रचनाएं पहले नहीं लिखी जाती थीं प्राचीन समय में, क्योंकि छपाई की व्यवस्था उस समय नहीं थी। लेकिन अब आधुनिक काल से गद्य का साहित्यिक रूप, गद्य में साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगी हैं। गद्य का प्रयोग व्याख्या करने के लिए, तर्क करने के लिए, किसी चीज का वर्णन करने के लिए या कथा कहने के लिए किया जाता है। आज के समय में गद्य की उपयोगिता या गद्य की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। प्रश्न 2, गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। गद्य की प्रमुख 6 विधाएं हैं: निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, एकांकी। इन 6 विधाओं को याद करने का एक सूत्र हम बना सकते हैं। निकऊ ना आए, निकऊ ना आए। तो नी से निबंध, का से कहानी, ऊ से उपन्यास, ना से नाटक, आ से आलोचना और ए से एकांकी। अगला तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखिए। उत्तर, विकसित परिवर्धित होते गद्य काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रथम उत्थान काल, इसका सन है सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्वितीय उत्थान काल, इसका सन है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा, तृतीय उत्थान काल, इसका सन है सन 1920 से 1940 तक। और चौथा काल है चतुर्थ उत्थान काल, इसका सन है सन 1940 से वर्तमान तक। जैसे हिंदी के पद्य साहित्य को हमने 4 कालों में बांटा है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसी प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के विकास को भी हमने 4 कालों में बांटा है: प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल और चतुर्थ उत्थान काल। प्रश्न 2, 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, पहले उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। अगले उपन्यासकार मन्नू भंडारी। इनके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज। अगला 5वां प्रश्न, 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2 कहानियों के नाम लिखिए। उत्तर, पहले कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। इनकी कहानी है रजनी, मैं हार गई, यही सच है। अगले कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। इनकी कहानी है नेताजी का चश्मा, पार्टीशन। अगला प्रश्न 6, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। उत्तर, एकांकी में एक ही अंक होता है,
नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। अर्थात एकांकी में जो कथा होती है वह छोटी होती है और नाटक में बड़ी कथा होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अगला 7वां प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। उत्तर, कहानी उपन्यास से छोटी होती है, उपन्यास कहानी से बड़ा होता है। दूसरा, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में कई घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में दो अंतर लिखिए। उत्तर, रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है, संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। अर्थात रेखा चित्र हम छोटे से छोटे आदमी के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन संस्मरण किसी महान किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर ही लिखा जाएगा। अगला, रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, संस्मरण विषयी प्रधान होता है। अगला, रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, संस्मरण यथार्थ प्रधान या वास्तविक होता है। रेखा चित्र में जिसके ऊपर हम रेखा चित्र लिख रहे हैं वह विषय महत्वपूर्ण होता है, जबकि संस्मरण में लिखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह उसकी भावनाओं, उसकी यादों और उसके सामने वाले से क्या संबंध है उसको लेकर वह लिखता है। रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, कल्पना के आधार पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन संस्मरण किसी व्यक्ति से जुड़ी यादों आदि के बारे में लिखा जाता है, इसलिए यह वास्तविक होता है। अगला 9वां प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। उत्तर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी किसी दूसरे के ऊपर लिखते हैं, इसलिए उसमें सत्य घटनाएं होंगी, जबकि आत्मकथा हम स्वयं के ऊपर लिखते हैं तो उसमें कुछ कल्पना भी हो सकती है, हम कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी अपने बारे में लिख सकते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी के लेखन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो लिखने का विषय है वह स्वाधीनता की चेतना, मतलब आजादी की भावनाएं जगाना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की व्याख्या, युगानुरूप व्याख्या, किस युग में इतिहास कैसा था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। आपकी शैली धारा शैली के अंतर्गत आती है। आपकी शैली मुख्यतः भावुकता प्रधान शैली है। आत्मीयता, सजीवता और स्वाभाविकता आपकी शैली के विशेष गुण हैं। आप भाषा के धनी हैं। आपकी भाषा में पर्याप्त ओज और शक्ति है। आपने खड़ी बोली का परिष्कृत रूप अपनाया है। यहाँ हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी की लेखन की विशेषताओं को 3 बिंदुओं में लिया है। पहला कि उनके लिखने के विषय क्या क्या हैं, जैसे स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, और दूसरा उनकी शैली। उनकी शैली धारा शैली के अंतर्गत आती है, इसमें भावुकता प्रधान शैली है। तीसरा बिंदु लिया है उनकी भाषा, तो उनकी भाषा में ओज है, शक्ति है और इन्होंने खड़ी बोली का परिष्कृत रूप अपनाया है। प्रश्न नंबर 11, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मन्नू भंडारी की रचनाएं स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हैं। लैंगिक असमानता और वर्गीय असमानता और आर्थिक असमानता, राजनीति पर व्यंग, समाज की सड़ी गली मान्यताओं आदि
विषयों पर आधारित है। अगला, आपकी कहानी व उपन्यास में भाषा और शिल्प की सादगी है। आपकी भाषा व्यवहारिक है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज व अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं। आपने विषय के अनुरूप भावात्मक, संवाद शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि को अपनाया है। तो मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताओं के लिए हमने यहाँ पर भी 3 बिंदु लिए हैं। पहला, उनके लिखने का विषय, तो उनकी रचनाओं का विषय होता था स्त्री, उसकी अनुभूतियां, असमानता, जैसे लैंगिक असमानता, वर्गीय असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीति पर व्यंग, समाज की जो कुरीतियां हैं, सड़ी गली मान्यताएं हैं, उन पर मन्नू भंडारी ने लिखा है। और इनकी भाषा और जो शिल्प है उसमें सादगी है। इन्होंने भाषा में या शिल्प में बनावटीपन नहीं दर्शाया। इनकी भाषा व्यवहारिक है, जो हम व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं उसमें तद्भव, तत्सम, देशज व अंग्रेजी आदि के शब्द भी आते हैं। और इनकी शैली विषय के अनुरूप है, जिसमें भावात्मक, संवाद शैली और व्यंग्यात्मक शैली आती हैं। अगला 12वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखिए। उत्तर, आपने खड़ी बोली को परिष्कृत किया। आपकी रचनाएं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में हैं, जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता है। कहीं कहीं अंग्रेजी, फारसी आदि के शब्द भी देखने मिल जाते हैं। आपने गंभीर व साहित्यिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। विद्वता, बहुज्ञता के साथ सरसता आपके लेखन की प्रमुख विशेषता है। आपके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही खड़ी बोली को एक भाषा का दर्जा दिलाया है, उसकी व्याकरण तैयार की है, उसको परिष्कृत किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के शब्दों की मात्रा अधिक है। इसमें अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गंभीर विषयों पर और गूढ़ साहित्यिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात इनको अपनी रचनाओं में विषय के रूप में लिया है। विद्वता और बहुज्ञता के साथ सरसता आपके लेखन की प्रमुख विशेषता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनमें विद्वता थी, बहुज्ञता, वे बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसके साथ साथ उनमें सरसता भी थी, उनके लेखन में रस भी था। यह आपकी लेखन की विशेषता है। इनके लेखन में व्यंग भी देखने को मिलता है। आगे इनकी रचनाएं, तो रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर आपकी रचनाएं हैं। अगला 13वां प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली एवं 2 रचनाएं लिखिए। उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा आम लोगों की भाषा है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग भी किया गया है। विषय के अनुरूप आपकी शैली बदलती है। चित्रात्मक शैली में आप शब्दों के माध्यम से घटना, विषय या व्यक्ति का चित्र उकेरने में कुशल थे। दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली का गद्य भी मिलता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा आम लोगों की भाषा थी, जैसे आम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्दों के प्रयोग हुए हैं। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी जो शैली है वह भी विषय के अनुरूप बदलती रहती है, विषय के अनुसार बदलती रहती है। इनकी चित्रात्मक शैली में जब यह कोई रचना लिखते हैं
तो घटना, विषय या व्यक्ति का चित्र सामने प्रस्तुत हो जाता है, वह सामने दिखाई देने लगते हैं। ऐसी इनकी चित्रात्मक शैली है। इनकी चुटीली शैली भी देखने को मिलती है, जो दिनमान में उसके चर्चे और चरखे में देखने को मिलती है। आगे आपकी रचनाएं। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टांगे लोग आपकी रचनाएं हैं। प्रश्न 14। रामरक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी एवं भदंत आनंद कौशलायन की दो रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर। रामरक्ष बेनीपुरी, इनकी रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें। अगली मन्नू भंडारी, इनकी रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज। अगले रचनाकार हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, इनकी रचनाएं हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, बहानेबाजी, रेल का टिकट। प्रश्न 15। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर। देश के लोगों व देश की संपदा से प्रेम करना और उसकी समृद्धि के प्रयास करना देशभक्ति है। चश्मे वाला भी नेताजी की प्रतिमा से प्रेम करता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। सेना में ना होते हुए भी वह अपने स्तर से देश सेवा कर रहा था। नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदलकर वह उनका सम्मान करता था। इन अर्थों में चश्मे वाले को लोगों द्वारा कैप्टन कहा जाता था। तो देशभक्ति अकेली यह नहीं कि देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना, देश के लोगों और देश की संपदा से प्रेम करना और उसकी समृद्धि के प्रयास करना भी देशभक्ति है। तो जो कैप्टन था वह भी देश के एक नायक सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करता था। उनकी बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे दुखी करती थी, इसलिए वह उस मूर्ति में चश्मे लगा दिया करता था। तो इस तरह उसकी सेवा भावना को देखकर उसके सेना में ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। अगला 16वां प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके मुंह में हमेशा पान रहता था। उसकी तोंद बड़ी और जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। हंसते समय उसकी पान से हुई काली बत्ती सी दिखती थी। वह कैप्टन पर मजाक किया करता था। उसकी देशभक्ति के तरीके पर व्यंग किया करता था। उसे पागल कहता था। हवलदार साहब से उसकी नेताजी के चश्मे और कैप्टन को लेकर ही बातें हुआ करती थीं। जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो पान वाला दुखी हो जाता है। हवलदार साहब को जवाब देते समय वह अपनी आंखों से आंसू भी पोंछता है। वह स्वयं को मन ही मन कैप्टन के प्रति सम्मान से भरा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पान वाले का रेखा चित्र पूछा गया है। तो पान वाला हमेशा पान खाता था, उसकी बत्ती सी काली थी और हंसते समय उसकी तोंद हिलती थी, उसके काले दांत दिखते थे। हवलदार साहब से उसकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उन पर लगे चश्मे और कैप्टन को लेकर ही बातें हुआ करती थी। वह कैप्टन को पागल कहता था, उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है और वह महसूस करता है कि वह मन ही मन कैप्टन का सम्मान करता था, इसलिए उसको कैप्टन की मृत्यु का दुख होता है।